हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। कि डाउट था मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग और नोट्स के रिगार्डिंग। तो मॉक टेस्ट, आपका पहला मॉक टेस्ट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है 7 सितंबर को। ये फर्स्ट फ्री मेगा मॉक टेस्ट था जो आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया है विद सॉल्यूशन। इसके बाद जो मॉक टेस्ट होंगे उनका स्केड्यूल ये है कि पहला मॉक टेस्ट आपका जो होगा वो होगा 14 सितंबर को, उसके बाद 21, उसके बाद 28। मतलब ये इसी सीक्वेंस में चलेंगे, हर संडे को आपके मॉक टेस्ट होंगे। और पर्टिकुलरली जो भी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट परचेज करेंगे उनका मैंने प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाया है। वहीं पे मॉक टेस्ट अपलोड किए जाएंगे और आपकी क्वेरीज को भी वहीं पे सॉल्व किया जाएगा। प्लस उसके साथ साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो 10 मॉक टेस्ट आपको पेपर 2 के मिलेंगे, प्लस 5 मॉक टेस्ट आपको पेपर 1 के मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और ये चीज और मैं बता देती हूँ, अमाउंट के रिगार्डिंग भी काफी डाउट है कि 499 रुपीज जो है वो सिर्फ मॉक टेस्ट के हैं। बट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स परचेज कर रखे हैं, जिनकी अमाउंट है 599, और उसकी पूरी डिटेल मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर की है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपके मॉक टेस्ट हैं उनकी अमाउंट सिर्फ 299 रुपीज है। ठीक है, तो ये अमाउंट के रिगार्डिंग था। और नोट्स आपको कंप्लीट जो मिलेंगे वो 10 यूनिट्स के मिलेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। और इतने अच्छे नोट्स होंगे जो मैं क्लास में यूज कर रही हूँ, वो नोट्स तो मिलते ही हैं। उसके साथ साथ अगर किसी भी टॉपिक में और ज्यादा डिटेल नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी मैं साथ के साथ प्रोवाइड करती हूँ और विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, सो और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। फर्दर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप जो है मेल कर देना मुझे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में मैंने 2 मिनट आपके लिए, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउट आ रहा था तो क्लियर करना जरूरी था। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव लेक्चर नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की हमारी क्लासेस जो है वो चल रही हैं, जिसमें मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज जो हम टॉपिक्स करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो उसी से हम स्टार्ट करते हुए पहला टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। पर्टिकुलरली जो थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड की थ्योरी है, ये किसने दी है? जेएस मिल ने दी है थ्योरी। डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी जो है वो आता है। और क्यों दी है थ्योरी? बिकॉज अर्लियर थ्योरीज के साथ, जैसे रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज है, हेक्स्ट्रोलिन की फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है, उन थ्योरीज में प्रॉब्लम थी और उन थ्योरीज को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जेएस मिल ने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। जैसे रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज है, हेक्स्ट्रोलिन की थ्योरी है, ये जो थ्योरीज है ये फोकस करती है सप्लाई साइड पे। कॉस्ट डिफरेंस, फैक्टर एंडोमेंट की कंपैरेटिव एडवांटेज में कॉस्ट डिफरेंस देखते हैं, एक्चुअल में फैक्टर एंडोमेंट देखा जाता है। तो ये जो थ्योरीज थी पहले की थ्योरीज, ये सारी सप्लाई साइड पे काम कर रही थी। ठीक है, बट इन थ्योरीज ने किसे इग्नोर किया? डिमांड साइड को। और सिंपली एज्यूम कर लिया कि डिमांड तो होगी ही फॉरेन गुड्स की, अगर हम कम कॉस्ट पे देंगे तो डिमांड तो आएगी ही आएगी। बट ये जरूरी तो है नहीं ना। इन रियलिटी डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स जो फंक्शन है वो किसका है? रिलेटिव प्राइस का। कि फॉरेन प्राइस क्या है, हमारे डोमेस्टिक प्राइस क्या है, जो चीज हमें सस्ती पड़ेगी हम वो चीज परचेज करेंगे। तो डिमांड भी तो आनी चाहिए ना। अभी तो आप सिर्फ सप्लाई की बात कर रहे हो कि हमें फॉरेन कंट्री में अपने गुड्स को सप्लाई करना है और वहां ज्यादा सप्लाई हो जाएगी, वो इंसान ज्यादा सप्लाई करेगा जिसके पास जो फैक्टर रिसोर्सेज ज्यादा है। लेकिन बात तो ये आती है ना कि आप सप्लाई तो करोगे लेकिन उसकी डिमांड भी होनी चाहिए। तो इसी डिमांड पे बात की है रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी जेएस मिल की। सो विदाउट नोइंग रिलेटिव प्राइस, जब तक हमें रिलेटिव प्राइस ना पता हो कि डोमेस्टिक में क्या प्राइस है, फॉरेन में क्या प्राइस है, तब तक हम टर्म्स ऑफ ट्रेड भी नहीं डिटरमाइन कर सकते, तब तक हम ये भी नहीं डिटरमाइन कर सकते कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या रहेगा और ट्रेड इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारा। ठीक है, और ये चीजें डिटरमाइन ही नहीं कर सकते तो फिर ट्रेड कैसे पॉसिबल होगा? सो पर्पस क्या था मिल्स की थ्योरी का? कि जो भी लेफ्ट है अनआंसर्ड, रिगार्डो ने जो भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए, उन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं मिल की थ्योरी ने। कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारी कितनी डिमांड है फॉरेन गुड्स की, और कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ट्रेड इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे जो है वो डिसाइड होगा। ओके, सो द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड क्या कहता है, क्या डेफिनेशन है? द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज रिक्वायर दैट ईच कंट्री हैज अ डिमांड फॉर अदर कंट्रीज प्रोडक्ट। म्यूचुअल डिमांड है। ट्रेड क्यों हो रही है? दो कंट्रीज के बीच में, ए या बी कंट्री के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसका रीजन क्या है? क्योंकि ए डिमांड कर रहा है बी के प्रोडक्ट की, बी डिमांड कर रहा है ए के प्रोडक्ट की। तो यही है कि डिमांड है दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट की। सो की प्रिंसिपल, द डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स डिपेंड करती है किस पे? रिलेटिव प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। की मैं बाहर से प्रोडक्ट इसलिए परचेज करना प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि मेरी डोमेस्टिक कंट्री में प्राइसेस ज्यादा हैं,
इसलिए मैं डिमांड कर रही हूँ। सो हाई अगर रिलेटिव प्राइस होंगे तो लो डिमांड होगी, और लो प्राइस होंगे तो हाई डिमांड होगी। तो रेसिप्रोकल डिमांड इज क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ और क्वांटम ऑफ ट्रेड, कितना वॉल्यूम या कितनी क्वांटिटी में ट्रेड होगा। बार्टर ऑफ एक्सचेंज, बार्टर रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड हम कहाँ पे डिसाइड करेंगे, बिटवीन द टू कंट्रीज। इसलिए हम ये थ्योरी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो मिल्स थ्योरी जो आई है वो कहाँ से आई है, फ्रॉम इनकी बुक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में, और लेटर इसे यूज किया है अल्फ्रेड मार्शल ने, फ्रैंकिस एचवर्थ ने, क्या ड्राइव करने के लिए, ऑफर कर्व्स डिराइव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के, जो रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री की क्या विलिंगनेस है कि उसे ट्रेड करना है। ओके, सो बट we know that the trade requires some mutual demand and every country must demand the other product। हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड करेगी, और वो डिमांड किस बेसिस पे करेगी, वो डिमांड करेगी उसके रिलेटिव प्राइस के बेसिस पे। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि किसी भी प्रोडक्ट के अगर प्राइसेस ज्यादा होंगे तो उसकी डिमांड कम होगी, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। ऐसा नहीं है कि यार ट्रेड तो इंटरनेशनली हो रहा है, चाहे हम हमारा डोमेस्टिक में लॉ ऑफ डिमांड काम करते हैं तो इंटरनेशनली भी तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा ना, और लो प्राइस होंगे तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्या रोल एंड फंक्शन है, मेन रोल और फंक्शन हमने अभी देखा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमारे लिए क्या इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगे, और हमारे लिए किस वॉल्यूम या किस क्वांटिटी की हम गुड्स की डिमांड करेंगे। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हमने ले रखा है, उस न्यूमेरिकल एग्जांपल को हम समझेंगे इंडिया और श्रीलंका का। ये लेबर कॉस्ट है कि राइस जो है उसको बनने में लेबर कॉस्ट मैन आवर्स आ रही है 60, और टी की लेबर कॉस्ट आ रही है 120। तो रेशियो क्या हो गया, 60 राइस इज इक्वल टू 120 टी के बराबर हो गया। तो राइस टू टी रेशियो हमारा क्या है, 120 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 2:1, मतलब 2 राइस एंड 1 टी, ये हमारा डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट है। ऐसे ही श्रीलंका का डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट क्या है, 100 राइस एंड 150 हमारी क्या है, टी। तो राइस टू टी रेशियो कितना हो गया, 150 डिवाइडेड बाय 100 राइस बाय टी 1.5, 1.5 रेशियो 1 टी। ये किसका एक्सचेंज रेट हो गया, ये हो गया श्रीलंका का डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट। ठीक है कि 1.5 राइस पे 1 टी जो है वो एक्सचेंज होगी। तो इंडिया की क्या पोजीशन है इस टाइम पे, एक सेकंड मैं ये रेज कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये रेशियो मैंने रेशियो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने लिख के दिखा दिया कि अगर डायग्राम से आपको इस टेबल से समझना है तो मैंने इसलिए सॉल्व करके भी बता दिया। सो इंडिया की क्या पोजीशन है इस टाइम पे, इंडिया विल नॉट एक्सपोर्ट राइस इफ इट गेट्स लेस देन 0.5 टी। अगर उसको 0.5 टी से कम मिल रहा है, अगर इसको आप सेम उसमें कर लोगे, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि 1 राइस के लिए, अगर आप 1:1 के रेशियो में करोगे तो 1 राइस के लिए कितनी एक्सचेंज होनी चाहिए, 0.5 टी एक्सचेंज होना चाहिए। और इक्विवेलेंटली विल नॉट गिव, या फिर अगर हम सिंपल भाषा में और इसको नॉर्मल कह सकते हैं कि हम 1 टी के बदले में 2 राइस जो है वो क्या करेंगे, एक्सचेंज। ये डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट है कि 2 राइस फॉर 1 टी, 2 राइस देंगे और 1 टी ले सकते हैं। तो इंडिया तब एक्सपोर्ट करेगा। श्रीलंका की पोजीशन क्या है, श्रीलंका विल नॉट इंपोर्ट राइस इफ इट हैज टू गिव मोर देन 1 टी फॉर 1.5 राइस। श्रीलंका तब तक इंपोर्ट नहीं करेगा राइस को जब तक उसे, अगर उसे 1 टी से ज्यादा देना पड़ जाए 1.5 राइस के लिए, ठीक है। और इक्विवेलेंटली वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि अगर उसे 1.5 से कम मिल जाए, 1 टी के बदले में 1.5 राइस कम मिल जाए, ठीक है। सो रेंज क्या है, म्यूचुअल बेनिफिशियल होना चाहिए। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड मस्ट लाई बिटवीन द टू डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट, तो इन्हीं के बीच में एक्सचेंज रेट जो है वो लाई करेगा। लोअर लिमिट क्या है कि 1 टी के बदले में 1.5 राइस जो श्रीलंका का रेट है, ठीक है, यही देखा है ना, 1 टी के बदले में 1.5 राइस। और अपर लिमिट हमारी क्या है कि 1 टी के बदले में 2 राइस, ये इंडिया का रेट है। क्लियर। सो एक्चुअल रेट जो है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। द एक्चुअल रेट विद इन दिस रेंज इज डिटरमाइंड बाय रेसिप्रोकल डिमांड। कि रेसिप्रोकल डिमांड के हिसाब से क्या है, वो रेसिप्रोकल डिमांड हमारी डिराइव होगी कि हम कितनी डिमांड जो है वो करेंगे, और वो जो रेट है डिमांड का वो इन लोअर और अपर लिमिट के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। सो कैसे डिटरमाइन किया जाता है एक्चुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड, द एग्जैक्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड इज सेट बाय द इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ ईच कंट्रीज डिमांड फॉर अदर गुड्स, कि हर एक कंट्री की क्या डिमांड है दूसरे के गुड्स के लिए। सो दिस स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय इलास्टिसिटी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। और ये स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करते हैं कि हम कितनी डिमांड करेंगे दूसरे प्रोडक्ट्स की, वो हम मेजर करते हैं इलास्टिसिटी से। और इलास्टिसिटी कैसे मेजर की जाती है, परसेंटेज चेंज इन
quantity of import upon percentage change in price of export. Percentage change in quantity of import upon percentage change in price of export. ठीक है, इसको यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे. इम्प्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या इम्प्लीकेशन है यहाँ से जो है वो बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि अगर इलास्टिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब आपकी डिमांड क्या है, इलास्टिक डिमांड. और इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड हमें मिलेंगे, हमें लार्जर शेयर मिलेगा फ्रॉम गेन्स फ्रॉम ट्रेड. ठीक है, अगर इलास्टिसिटी आपकी लेस देन 1 है मतलब इन इलास्टिक डिमांड है, मतलब आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, और स्मॉलर शेयर मिलेगा किसमें, फ्रॉम गेन्स फ्रॉम ट्रेड. अगर आपकी इलास्टिसिटी 1 के इक्वल है इसे कैलकुलेट करने पे तो इसका मतलब ये यूनिटरी इलास्टिक है, मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा और दोनों ही कंट्रीज को क्या मिलेंगे, इक्वल शेयर मिलेंगे. ठीक है, ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड, ट्रेड से जो गेन हो रहा है वो दोनों कंट्री को सेम मिलेगा. अब इस पर्टिकुलर थ्योरी में क्या अजम्पशन है और क्या लिमिटेशन है. अजम्पशन ये है कि द लॉ होल्ड ट्रू अंडर द क्रिटिकल अजम्पशन दैट टू ट्रेडिंग नेशंस आर ऑफ इक्वल इकोनॉमिक साइज, कि जो दो नेशन ट्रेड कर रहे हैं उनका इकोनॉमिक साइज चेंज होना चाहिए, ये अजम्पशन है. ठीक है, और लिमिटेशन क्या है, if one country is significantly large its domestic price ratio tends to become world price ratio. अगर एक कंट्री इतनी ज्यादा लार्ज है तो उसके जो डोमेस्टिक प्राइस है वही वर्ल्ड के प्राइस होंगे, और जो जो स्मॉलर कंट्रीज होंगी उसके कंपैरिजन में वो तो सिर्फ एक प्राइस टेकर बन जाएंगी, वो प्राइस चेंज कर नहीं पाएंगी क्योंकि एक बड़ी कंट्री जो है वो होल्ड कर रही है वर्ल्ड के प्राइस रेशो को. सो स्मॉलर कंट्रीज को वही प्राइस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जो वर्ल्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड में चल रहे हैं, जिसकी वजह से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि हम तो यही देखते हैं कि जहां प्राइसेस कम होंगे वहां हम क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे. बट एक कोई बड़ी कंट्री आ जाती है जो सिग्निफिकेंटली लार्ज है तो वह स्मॉल कंट्रीज को सिर्फ क्या बना देगी, प्राइस टेकर, ना कि प्राइस मेकर. तो उस केस में ये थ्योरी क्या हो जाएगी, फेल. नाउ assumptions of मिल्स थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड. मिल्स थ्योरी में क्या क्या assumptions जो है वो ली गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि टू कंट्री है और टू कॉमोडिटी है, कि ट्रेड अकर हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में और एग्जैक्टली दो कॉमोडिटीज भी ही क्या हो रही है, ट्रेड हो रही है. दूसरी assumption क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. प्रोडक्शन इन बोथ कंट्रीज इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. दोनों ही कंट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रही है उस पर क्या मिल रहे हैं, हमें सीआरएस मिल रहे हैं. कंपैरेटिव कॉस्ट प्रिंसिपल, द बेसिस फॉर ट्रेड इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, मतलब डिफरेंस इन कंपैरेटिव कॉस्ट, कि दोनों ट्रेड कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, वही बेसिस है इसका. सिमिलर डिमांड पैटर्न, द पैटर्न ऑफ डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस वो सिमिलर है दोनों कंट्रीज का. मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रेड पे. गवर्नमेंट फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, मतलब फ्री ट्रेड है, नो टैरिफ नो कोटा. ठीक है, ये अजम्पशन है. फुल एम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है दोनों कंट्रीज में, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है. थ्योरी एज्यूम करता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिटवीन कंट्रीज आर जीरो. बैलेंस्ड ट्रेड है, द एक्सपोर्ट ऑफ ईच कंट्री आर एग्जैक्टली सफिशिएंट टू पे फॉर इट्स इंपोर्ट. ट्रेड इज इन बैलेंस. ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट इतने कम है या कि हम इंपोर्ट के लिए पे ही नहीं कर पाएंगे. बैलेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे. नाउ अब मिल्स के साथ क्या पैराडॉक्स आता है, कि ये पैराडॉक्स इन्होंने रिलेट किया है किसे, इमेस्मराइजिंग ग्रोथ, जो जगदीश भगवती जी ने दिया था. सो कंसेप्ट आल्सो नोन एज इमेस्मराइजिंग ग्रोथ, अ टर्म coined by जगदीश भगवती. दिस पैराडॉक्स डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्जांपल फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, can lead to a country being worse off due to deterioration in terms of trade. कि अगर आपके terms of trade deteriorate होते हैं तो कंट्री जो है क्या हो जाएगी, वर्स ऑफ सिचुएशन में चली जाएगी. ठीक है, और इस मैकेनिज्म को मिलने कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे बताया कि ट्रेड हमारे लिए वर्स ऑफ होगा, कि जैसे एक रिच डेवलप कंट्री है वो एक्सपीरियंस क्या करती है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट. डेवलप्ड कंट्री में टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगा और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होने से उस डेवलप कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं एक्सपोर्टेबल गुड्स का. अब ये कंट्री है जिसकी हाई इनकम है तो इसकी स्ट्रॉन्ग डिमांड है फॉरेन गुड्स की फॉरेन मार्केट में, जिसकी वजह से इसी की सप्लाई जो है पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्या करेगी, फ्लड करेगी. इफ द फॉरेन डिमांड फॉर इट्स एक्सपोर्ट इज इनइलास्टिक, मतलब अगर इस पर्टिकुलर फॉरेन गुड्स की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है तो लार्ज इंक्रीज इन सप्लाई कोज अ लार्ज फॉल इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, कि अगर हम सप्लाई को भी इंक्रीज कर दें तो उससे क्या होंगे, प्राइसेस बहुत ज्यादा क्या करेंगे, फॉल करेंगे, जिसकी वजह से आपका सिग्निफिकेंट डेटोरेटेशन होगा, वर्सन करेंगे आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड. सो इट नाउ गेट मच लेस इंपोर्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ एक्सपोर्टेड सेल. जो वो हर एक यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले में वो कम ही यूनिट क्या कर पाएंगी, इंपोर्ट कर पाएंगी. सो द लॉस फ्रॉम वर्स ट्रेड
टर्म्स कैन आउटवे द गेन्स फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन, कि लॉस ज्यादा हो जाएगा, लॉस ज्यादा हो जाएगा और हमारा गेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेकिंग द कंट्री पुअरर इन रियल टर्म्स डिस्पाइट इट्स ग्रोथ, कि वो कंट्री की ग्रोथ की जगह उस कंट्री को क्या बना सकती है, पुअर बना सकती है। ठीक है, क्या की कंडीशंस है एज एडेड बाय भगवती, द पैराडॉक्स इज मोर लाइकली एंड सिवियर व्हेन, ये ज्यादा सिवियर कब होगा, जब टेक्नोलॉजिकल जो ग्रोथ है वो सिर्फ किन सेक्टर्स में हो रही है, एक्सपोर्ट सेक्टर में, और फॉरेन डिमांड जो हो वो हो हाईली अनइलास्टिक, मतलब क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा इवन व्हेन प्राइसेस फॉल, जबकि प्राइस फॉल करने से तो डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना, नहीं, बट ये यहाँ क्या बोला गया है कि फॉरेन गुड्स की जो डिमांड है कंट्री के एक्सपोर्ट की वो क्या है, हाईली अनइलास्टिक, जिसकी वजह से ये पैराडॉक्स यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा ना। अब हम डिस्कस करते हैं ऑफर कर्व के बारे में। ऑफर कर्व, रेसिप्रोकल डिमांड कर्व, ये डेवलप किसने किया, अल्फ्रेड मार्शल ने और एजवर्थ ने इन द ईयर 1930। ये एक ज्योमेट्रिकल टेक्निक है जो किससे यूज की जाती है, टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड ग्राफिकली। क्या पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ए ऑफर कर्व शोज the quantity of domestic export good a country is willing to offer या supply in exchange for different quantities of foreign import goods से demand, कि कंट्री कितने एक्सपोर्ट के बदले कितना एक्सपोर्ट कर रही है, कितना इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, या कितने इंपोर्ट के बदले में कितना एक्सपोर्ट कर रही है। तो ऑफर कर्व क्या शो करता है कि क्वांटिटी जो है एक्सपोर्ट गुड की, जो एक कंट्री विलिंग है एक्सपोर्ट करने के लिए, किस एक्सचेंज में, कि उसे क्या मिलेगी, जो गुड्स वो इंपोर्ट कर रहा है। So it is demand curve in the sense that show that demand for import in terms of supply of export. क्या डिमांड है इंपोर्ट की, किस टर्म में, इन सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट में। ठीक है, ग्राफिकली अगर हम देखें तो ऑफर कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्या मेजर की है, वो क्वांटिटी जो कंट्री ए जो है एक्सपोर्ट कर रही है, और कंट्री ए अगर एक्सपोर्ट कर रही है कंट्री बी को, तो इसका मतलब कंट्री बी उसे क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। और वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या देख रहे हैं कि कंट्री बी जो है वो कौन से गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है कंट्री ए को, इसका मतलब जो बी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है वो ए कंट्री क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। तो ऑफर कर्व ऑफ अ कंट्री ए हमें कहां से दिख रहा है, ए कंट्री का क्या ऑफर कर्व है, ओ ए, ओ से लेके ए तक किसका है, कंट्री ए का ऑफर कर्व है, और यही ओ से लेके बी तक क्या है, कंट्री बी का ऑफर कर्व है। कंट्री ए का जो ऑफर कर्व है ओ ए, ये शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड एक्स that A is willing to offer for various quantities of good Y, जो X कितनी ऑफर कर रहा है अपने एक्सपोर्ट, कितना एक्सपोर्ट ऑफर कर रहा है किसको, B को, और Y जो है कितनी क्वांटिटीज दे रहा है। ठीक है, किसके लिए, Y के लिए, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि कुछ इंपोर्ट कर सके। सेम जो ऑफर कर्व कंट्री B का है वो क्या शो कर रहा है, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड Y that B is willing to offer for various quantities of good एक्स की, एक्स की क्वांटिटीज के लिए वाई कितनी विलिंग है, बी कंट्री कितनी विलिंग है वाई कमोडिटी देने के लिए। अब आप सोचो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे अकर होगा, जहां पे ये दोनों ऑफर कर्व क्या करेंगे, कट करेंगे, मीट करेंगे, उसी पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम अकर एट ए पॉइंट वेयर द टू ऑफर कर्व्स इंटरसेक्ट। सो एट दिस पॉइंट क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ वन कंट्री offers exactly matches the quantity of other country demand, कि इसने जितनी डिमांड की उसने इतनी सप्लाई कर दी, तो वो जहां पे भी मैच कर जाएगा, क्योंकि अब तक बात यही आ रही थी ना कि सामने वाली कंट्री कितनी डिमांड कर रही है, आपने डिमांड की तो बात ही नहीं की, तो इन्होंने ऑफर कर्व से ये बताया कि आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इस पॉइंट पे कि कितनी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट एक कंट्री ऑफर कर रही है जो एग्जैक्टली मैच करे कि दूसरी कंट्री कितनी क्या कर रही है, डिमांड कर रही है, तो वो कहाँ मैच कर रहा है, एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पे दोनों की डिमांड जो है वो मीट कर रही है, उसी पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा। कंट्री ए एक्सपोर्ट ओ क्यू क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, और ये कितनी कर रही है, सी क्यू। कंट्री ए कितना, ओ क्यू क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, और कंट्री ए बी कितनी कर रही है, सी क्यू क्वांटिटी, और ये यहाँ पे क्या कर गया, मैच कर गया, वही हमारा इक्विलिब्रियम है। कंट्री ए एक्सपोर्ट करेगा ओ क्यू, कंट्री ए इंपोर्ट करेगा सी क्यू। ठीक है, नाउ मेजरिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो द ग्रोस पैटर्न टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये मैं अलग से बताऊंगी कि ग्रोस किसने दिया, नेट किसने दिया, ये बाद में करेंगे, अभी यही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ग्रोस पैटर्न टर्म्स ऑफ ट्रेड आर मेजर्ड एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर कंट्री ए। द टर्म्स ऑफ ट्रेड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर ए क्वांटिटी इंपोर्ट टू द क्वांटिटी एक्सपोर्ट, QM अपॉन QX। अब क्वांटिटी इंपोर्ट कितनी करी है इन्होंने, ये CQ क्वांटिटी एक्स ने क्या की है, इंपोर्ट की है, और ये OQ क्वांटिटी क्या की है, एक्सपोर्ट की है। ठीक है, तो एग्जैक्ट Q से Q तो बचा कितना, ये CO हमारा क्या हो गया, मेन जो हमने डिसाइड किया, ये हमारा टर्म्स ऑफ रेट। तो ग्राफिकली ये रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ रेट
फ्रॉम द ओरिजिन ओ टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट सी। ओ से लेके सी तक, क्यू से क्यू कटा, ओ से लेके सी तक हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गया, जो सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। ठीक है, सो ग्राफिकली हमने ऐसे मेजर कर लिया और फॉर्मूले से क्यू एम अपॉन क्यू एक्स कर दिया, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, सी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो हमने ग्राफिकली देखा कि ओ से ओरिजिन से लेके इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जो स्लोप हमारा बन रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब अगर हम बात करें शिफ्ट इन ऑफर कर्व्स एंड इंपैक्ट ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड, जब हमारे ऑफर कर्व शिफ्ट करते हैं, जैसे हमने ओ से लेके ए तक की ऑफर कर्व बनाया ए कंट्री का, लेकिन जब डिमांड कम या ज्यादा होगी तो एक ऑफर कर्व अप फॉरवर्ड या बैकवर्ड भी तो शिफ्ट करेंगे, तो उससे टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या इंपैक्ट आएगा वो टॉपिक हम कर रहे हैं। सो द एनालिसिस एग्जामिन करता है कि हाउ अ चेंज इन कंट्रीज रेसिप्रोकल डिमांड इट्स डिजायर फॉर इंपोर्ट इफेक्ट करता है ऑफर कर्व को, और वो इफेक्ट करता है टर्म्स ऑफ ट्रेड को, कि जब कंट्री अपनी रेसिप्रोकल डिमांड चेंज करती है, रेसिप्रोकल मतलब बदले में क्या, एक्सपोर्ट के बदले में इंपोर्ट, कि उसकी कितनी डिमांड है इंपोर्ट की, उसी हिसाब से वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसी को समझेंगे। वो चेंज होती है तो हमारे ऑफर कर्व पे या हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो इट चेंज इन कंट्रीज डिमांड फॉर इंपोर्ट शिफ्ट इट्स ऑन ऑफर कर्व, अगर उसके इंपोर्ट की डिमांड चेंज होती है तो उसी का ऑफर कर्व क्या होगा, चेंज होगा। सो अब अगर हम कंट्री ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ध्यान से समझना, हम ओ ए चल रहे थे ना, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं पहला केस, अगर हमारी इंक्रीज होती है इन रेसिप्रोकल डिमांड फॉर इंपोर्ट, ए कंट्री की इंपोर्ट की डिमांड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ए का ही ऑफर कर्व क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। सो कंट्रीज ए डिमांड फॉर स्टील, इट्स इंपोर्ट, जो इंपोर्ट कर रहा था वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो पहले हमारा मेन पॉइंट क्या था, ओ ए, जिसपे हम डिमांड कर रहे थे। तो अगर हमारे इंपोर्ट की डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो हमारा ऑफर कर्व किस साइड शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, हम और ज्यादा इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और ज्यादा अमाउंट हम इंपोर्ट करेंगे, तो ओ ए से हमारा ऑफर कर्व शिफ्ट हो गया किस पे, ओ ए 1 पे हमारा शिफ्ट हो गया। रीजन, बिकॉज कंट्री ए इज नाउ विलिंग टू ऑफर मोर ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, वो अब क्लोथ ज्यादा देगी, क्योंकि उसे क्या चाहिए, उसको स्टील इंपोर्ट ज्यादा करना है, तो वो क्लोथ भी ज्यादा क्या करेंगी, एक्सपोर्ट करेंगी। सो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा जो है वो कहाँ पे आएगा, जो पहले पॉइंट पी पे था वो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, यस, जो हमारा पी पे इक्विलिब्रियम था वो अब हमारा किस पे आ जाएगा, P1 पे आ जाएगा। सो द न्यू इक्विलिब्रियम अकर्स एट पॉइंट P1 वेयर न्यू ऑफर कर्व OA1 इंटरसेक्ट कर रहा है ऑफर कर्व OB को। OB हमारा जो कंट्री बी का है, और ए का ऑफर कर्व क्या बन गया, अब OA1। तो ये P1 हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आप स्लोप ऑफ रे ऑफ OP1 देखो, अब हमें नए टर्म्स ऑफ ट्रेड मिलेंगे और वो हमारे क्या होंगे, लेस स्टीप। ये हमारे पहले जो टर्म्स ऑफ ट्रेड थे ओ ए पर, वो क्या थे, ओ पी थे हमारे, यहाँ एरो में देखो, ओ से लेके पी तक हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब वो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा कहाँ शिफ्ट करेगा, P1 पे, तो ओ से लेके वो अब टर्म्स ऑफ ट्रेड कहाँ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे P1 तक। तो द स्लोप है, स्लोप ऑफ रे ऑफ OP1, जो हमारा नया टर्म्स ऑफ ट्रेड है, वो अब क्या हो गया, लेस स्टीप हो गया देन द OP। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो टेंजेंट ए जो हमारा टेंजेंट है, जो कहां तक जा रहा था, OP तक जा रहा था, वो ए टेंजेंट ग्रेटर देन है किससे, टेंजेंट इस A1 से, जो OP1 के लिए है। मतलब PQ, मतलब ये जो हमारा PQ है अपॉन जो हमारा ये OQ है, वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन है किससे, P1 Q1 से अपॉन OQ1 से। इसका स्लोप हमारा कम स्टीप हुआ, तो यही स्लोप तो हमारा ज्यादा है, तो यही हमारा क्या है, ग्रेटर है। तो ये क्या शो करने की कोशिश कर रहा है कि कंट्री ए के टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगे, वर्सन होंगे, बिकॉज नाउ इट हैज टू एक्सपोर्ट मोर क्लोथ टू इंपोर्ट द सेम या फिर अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्टील, कि उसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एंड इट गेट्स लेस इंपोर्ट पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट। अब उसे इंपोर्ट कम मिल रहे हैं, लेस स्टीप पे चला गया, वो इस पॉइंट पे आ गया, तो इसे क्या हो गया, इससे इसके ऑफर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो गए, वर्सन हो गए। ठीक है, जैसे ही उसने डिमांड फॉर स्टील, अपने इंपोर्ट की डिमांड बढ़ाई, क्योंकि अब उसे ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ गया। क्लियर है। नाउ केस बी क्या है, अगर हमारी डिक्रीज हो जाती है रेसिप्रोकल डिमांड फॉर इंपोर्ट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी मैंने यहाँ शो कर रखा है, डिक्रीज हो जाती है तो ओ ए से पहले OA1 शिफ्ट हुआ था इंक्रीज होने पे, तो अब हमारी अगर इंपोर्ट की डिमांड कम हो जाती है तो हम बैक लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे, और किस पे शिफ्ट करेंगे, OA2 पे। तो
कंट्रीज एज डिमांड फॉर स्टील इट्स इंपोर्ट डिक्रीजेस, तो हमारा ऑफर कर्व शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड ओ ए से ओ ए टू, मतलब कंट्री ए इज नाउ विलिंग टू ऑफर लेस ऑफ एक्सपोर्ट गुड टू ऑब्टेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड स्टील, क्योंकि उसके इंपोर्ट की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब आप खुद अगर इस आपको इस डायग्राम से भी समझ नहीं आ रहा तो एक खुद कोशिश कर सोचो कि अगर इंपोर्ट हमारा बढ़ेगा तो ये तो हमारे लिए खराब है ना, तो वर्सन होंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर हमारा इंपोर्ट कम होगा तो ये हमारे लिए अच्छा है, तो हमारे वर्सन टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगे, इंप्रूव करेंगे, अच्छे होंगे, सिंपल। लेकिन अगर हम डायग्राम से ऑफर कर्व से समझ रहे हैं तो भी हमें समझ में आ रहा है कि अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, P2, जहां पे हमारा नया ऑफर कर्व ये P2 पॉइंट हो गया, ये OB को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है B के ऑफर कर्व को P2 पॉइंट पे। अब आप स्लोप देखो, द स्लोप ऑफ रे OP2, OP2 की स्लोप ऑफ रे क्या है, ये है, और पहले हमारी OP की स्लोप ऑफ रे क्या थी, ये थी, तो इसकी रे हमारी ज्यादा हुई ना, तो द स्लोप ऑफ रे OP2 न्यू टर्म्स ऑफ ट्रेड वो अब हमारा स्टीपर है, ये और स्टीप हो गया, P से कहाँ चला गया, P2 पे चला गया। तो कैलकुलेशन हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा टेंजेंट ए है, ये टेंजेंट ए वो लेस देन है किससे, टेंजेंट A2 से, ये टेंजेंट अल्फा मान लो, ये लेस देन है किससे, टेंजेंट अल्फा 2 से, मतलब जो हमारा PQ अपॉन जो हमारा OQ था वो लेस देन है किससे, हमारे P2 Q2, P2 Q2 अपॉन OQ2 से, P2 से लेके Q2 और OQ2 से हमारे क्या हो गए, ये ज्यादा है। कंपैरिजन अगर आप देखो यहाँ पे अल्फा और अल्फा 2 लगाओ तो रिजल्ट क्या हुआ कि कंट्री के टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हुए, इंप्रूव हुए, बिकॉज नाउ इट हैज टू एक्सपोर्ट लेस, उसे अब कम एक्सपोर्ट करने की जरूरत है टू इम्पोर्ट अ गिवन अमाउंट ऑफ स्टील, तो इट गेट्स मोर इम्पोर्ट पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट, पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट वैसे अब ज्यादा इम्पोर्ट मिल जाएगा वहीं की वहीं। नाउ समरी हमने क्या देखी कि चेंज इन एज डिमांड फॉर इंपोर्ट शिफ्ट एज ऑफर कर्व इफेक्ट ऑन एज टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि ए की डिमांड में चेंज आया इंपोर्ट की डिमांड में, तो ए का ही ऑफर कर्व चेंज हुआ तो ए के ही टर्म्स ऑफ ट्रेड पे इफेक्ट आया। अगर इंक्रीज होते हैं हमारे इंपोर्ट की डिमांड, अगर हमारी इंक्रीज होती है तो ये ओ ए से ये शिफ्ट करेगा किसकी तरफ, ओ ए वन राइटवर्ड की तरफ, और इससे हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगे, वर्सन होंगे, डेट्रॉइट होंगे। लेकिन अगर हमारी इंपोर्ट की डिमांड कम होती है तो हमारा ओ ए से शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड की तरफ O2 की तरफ, और इससे हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, समरी हो गई, ठीक है। नाउ अगर कंट्री की बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब कंट्री बी का ऑफर कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा। द टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर कंट्री बी at point P is defined as the ratio of quantity of its import good to the quantity of export. एक्सपोर्ट क्या कर रही है, ये स्टील एक्सपोर्ट करेगी और क्या करेगी, इंपोर्ट, क्लोथ को इंपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। सो ज्योमेट्रिकली ये अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे क्या शो कर रहे हैं, OQ अपॉन PQ, ये O से लेके Q तक और P से लेके Q तक, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड 1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, ये OP जो लाइन है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, इस स्लोप ऑफ लाइन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ये पूरा क्या है, हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड है। सिंस द स्लोप ऑफ लाइन OP, ये जो हमारी OP लाइन आई है स्लोप की, वो कहां से आई है, वो आई है PQ से लेके OQ की वजह से, PQ अपॉन OQ की वजह से, और क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। तो कंट्री बी क्या एक्सपोर्ट कर रही है, स्टील का एक्सपोर्ट कर रही है, और क्लोथ का क्या कर रही है, इंपोर्ट, तो स्टील एक्सपोर्ट अपॉन क्लोथ इंपोर्ट। तो इसकी इट्स रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर मैं इसकी रेसिप्रोकल डिमांड देखूं तो वो क्या है हमारी OQ अपॉन PQ, मतलब इट गिव्स द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटिव टू द इंपोर्ट ऑफ बीज पर्सपेक्टिव। अगर मतलब रेसिप्रोकल कर दें तो ये जो एक्सपोर्ट करेगा वो दूसरी कंट्री इंपोर्ट करेगी, और जो दूसरी कंट्री इंपोर्ट करेगी वो सामने वाली एक्सपोर्ट करेगी। तो ए स्टीपर स्लोप ऑफ फॉर OP मींस वर्स ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर बी, जो स्लोप ज्यादा स्टीप होगा तो वो क्या शो करेगा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे क्या कर रहे हैं, वर्सन, और अगर फ्लैटर होगा हमारा स्लोप तो वो क्या शो करेगा कि हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, जो हमने ए के डायग्राम में भी देखा। अब इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन बीज डिमांड, बी की डिमांड में अगर चेंज आता है तो क्या होगा, अगर बी की डिमांड इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन रेसिप्रोकल डिमांड फॉर क्लोथ इन बी, तो इसका मतलब कंट्री बी जो है वो विलिंग है टू गिव अप मोर यूनिट्स ऑफ स्टील, ताकि वो एडिशनल यूनिट ले सके किसकी, क्लोथ की। तो इसका ऑफर कर्व क्या करेगा, शिफ्ट करेगा B1 की तरफ, इंक्रीज करेगा और ज्यादा।
तो एक्सपेक्ट क्या आएगा कि नया जो हमारा इक्विलिब्रियम आएगा वो अब किस पॉइंट पे आएगा, वो ए OP1 पॉइंट पे, जहां पे ओ ए का ऑफर कर्व, ए कंट्री का ऑफर कर्व और बी कंट्री का ऑफर कर्व क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। सो जो लाइन हुई हमारी ये ओ से लेके P1 तक, OP1 ये हमारी स्टीपर है देन द ओरिजिनल। OP से तो ये लाइन हमारी क्या है, ज्यादा स्टीपर है, और ज्यादा हमारी लाइन अगर स्टीपर है तो इसका मतलब क्या है, क्या बोला था अभी मैंने, स्टीपर स्लोप मींस अ वर्सन टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो अगर हमारी लाइन OP1 स्टीपर है ओरिजिनल से, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या देख रहे हैं कि स्टीपर स्लोप मींस बी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हुए, वर्सन हुए। मतलब बी अब क्या कर सकता है, बी नाउ एक्सपोर्ट मोर स्टील, अब उसे ज्यादा स्टील एक्सपोर्ट करना पड़ेगा P1 से लेके Q1 तक, to import a slightly larger but proportionately smaller quantity of import O से लेके Q1 तक। इसमें तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो वही चीज ये शो कर रहा है कि इससे तो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो गए, वर्सन हो गए। ऐसे ही अगर डिमांड अगर डिक्रीज होगी तो ये पहले इंक्रीज हुई तो बी से B1 पे शिफ्ट हुआ, और डिमांड डिक्रीज हुई तो ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, बी से B2 पे, और इसका जो ऑफर कर्व बनेगा वो कम स्टीपर होगा, और कम स्टीपर होगा तो इसका मतलब क्या है, ये इंप्रूव करेगा हमारे क्या, टर्म्स ऑफ ट्रेड को इंप्रूव करेगा। क्लियर है, सेम ही चीज है, आप अपोजिट करके देख लेना। नाउ टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर कंट्री बी, जो कंट्री बी के लिए है टर्म्स ऑफ ट्रेड, एग्जांपल जैसे हमने पी पॉइंट पे देखा, वो क्या डिफाइन किया, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब OQ अपॉन PQ, और दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ लाइन OP। OP का रेसिप्रोकल ही तो है, O से लेके P तक का रेसिप्रोकल ही तो है OQ अपॉन PQ, OQ अपॉन ये PQ वाली लाइन। इसका मतलब क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है दैट हाउ मच क्लोथ, इस लाइन को ध्यान समझ लो कि कितना क्लोथ हमें क्या करना पड़ रहा है, इट रिप्रेजेंट हाउ मच क्लोथ इंपोर्ट कंट्रीज बी गेट्स पर यूनिट ऑफ स्टील एक्सपोर्ट इट गिव्स अप, कि उसे कितना एक्सपोर्ट जो है वो गिव अप करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन बीज डिमांड कर्व, वो हमने इफेक्ट देख लिया कि अगर वो अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो स्लोप अगर स्टीपर है तो उससे हमारे वर्स्ट होंगे ट्रेड, स्लोप हमारा थोड़ा फ्लैट है तो उससे हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। उसी चीज को फिर डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। अब बात करते हैं रोल ऑफ इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी का क्या रोल है टर्म्स ऑफ ट्रेड में। तो एक्चुअल इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट टर्म्स ऑफ ट्रेड इज आल्सो डिटरमाइंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व, और की रूल यहाँ पे क्या काम करता है, हायर द इलास्टिसिटी ऑफ कंट्रीज ऑफर कर्व द मोर एडवर्स या वर्स इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी रिलेटिव टू अदर कंट्री, और जितने कम इलास्टिसिटी उतने ज्यादा टर्म्स ऑफ ट्रेड। इस पॉइंट को ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। हायर द इलास्टिसिटी ऑफ कंट्रीज ऑफर कर्व द मोर एडवर्स या वर्स होंगे उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटिव टू अदर कंट्री, दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड, कि गेन्स फ्रॉम जो हमें गेन हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब किस हिसाब से होगा। सो द गेन्स फ्रॉम ट्रेड फॉर ईच कंट्री कैन बी एनालाइज्ड बाय कंपेयरिंग द इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो, कि दोनों कंट्री में डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो हमारे क्या प्राइस चल रहे हैं उस हिसाब से गेन भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो की अगर हम बात करें तो स्लोप ऑफ लाइन OR, जो हमारी O से लेके R तक की जो हमारी लाइन है, ये तो हमारे क्या होंगे जहां हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड किए थे। सो डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो कैसे डिफाइन होगा, द स्लोप ऑफ लाइन OR रिप्रेजेंट करेगा डोमेस्टिक कॉस्ट रेशियो कंट्री A का, ठीक है, कि हाउ मच स्टील इट गिव अप टू प्रोड्यूस क्लॉथ डोमेस्टिकली, कि कितना स्टील उसे गिव अप करना पड़ेगा ताकि वो क्लॉथ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर पाए। और ये जो स्लोप ऑफ लाइन O से लेके S तक है, ये रिप्रेजेंट करेगी कि डोमेस्टिक कॉस्ट रेशियो किसका है, B का। तो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम इज फाउंड एट, इक्विलिब्रियम कहाँ मिला हमें, पॉइंट C पे, जहां पे कंट्री A का ऑफर कर्व और कंट्री B का ऑफर कर्व क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, वेयर द ऑफर कर्व्स OA एंड OB क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड आर गिवन बाय द स्लोप ऑफ लाइन OC, जो इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगे वो किस हिसाब से डिसाइड होंगे, OC लाइन से। और गेन कैसे डिटरमाइन होगा, अ कंट्री गेन if the international terms of trade slope of line OC allow it to get more import cheaply than it could produce than domestically। सिंपल सी बात है कि मैं डोमेस्टिकली महंगी चीजें बना पा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंपोर्ट वो ढूंढना पड़ेगा कि जो मुझे सस्ता दे। तो कंट्री को गेन कब होगा, जब वो कंट्री को ये जो स्लोप ऑफ लाइन है OC वो ये अलाउ कर दे कि आप सस्ता इंपोर्ट कर सकते हो, देन इट कुड प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। डोमेस्टिकली आपको महंगा पड़ रहा है तो तभी तो हमें फायदा है इस लाइन का। सो द फार्दर द इंटरनेशनल रेशियो OC is from country's domestic ratio OR or OS, the greater the country's gain of trade।
जितनी दूर ये लाइन ओसी होगी आपके कंट्री ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ए के हिसाब से हो, और कंट्री बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बी के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं, तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि गेन कैसे मेजर होगा? जितनी दूर होगी ये इंटरनेशनल लाइन ओसी फ्रॉम द कंट्रीज डोमेस्टिक रेशियो, चाहे वो ओ आर हो या फिर ओएस हो, उतना ही ज्यादा क्या होगा कंट्री को गेन और गेन फ्रॉम ट्रेड होगा। तो ये लाइन आप ध्यान रखना कि जितनी इंटरनेशनल रेशियो लाइन जितनी दूर होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, गेन्स फ्रॉम ट्रेड होगा। क्लियर है? नाउ अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा गेन्स ऑफ ट्रेड का? तो सबसे पहली बात अगर हम करें डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो की, बिफोर ट्रेड, ट्रेड होने से पहले नेशन ए कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, डी क्यू। अब मैं इसको डिवीजन करके बता रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपको पैसेज में भी आ जाए तो भी आप कर पाओ, इसलिए इतना डिटेल में बताया जा रहा है। नोट्स वालों को तो ये सारे नोट्स मैंने प्रोवाइड कर ही दिए थे पहले ही, बट उनको भी अगर समझ में ना आया हो डायरेक्टली नोट से तो ये समझ सकते हैं यहाँ से भी। ठीक है, तो डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो बिफोर ट्रेड क्या चल रहा था? नेशन ए कैन प्रोड्यूस डी क्यू यूनिट ऑफ गुड वाई, वो कितनी यूनिट बना सकता है गुड वाई की, डी क्यू यूनिट, यही वाई कॉमोडिटी है तो डी क्यू बना रहा है। बाय सेक्रीफाइसिंग ओ क्यू यूनिट ऑफ गुड एक्स की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है उसे, ओ क्यू यूनिट्स जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। सो द डोमेस्टिक प्राइस फॉर वाई, हमारे लिए वाई के लिए डोमेस्टिक प्राइस क्या बना, ओ क्यू जो उसने सेक्रीफाइस किया अपॉन गेन कितना किया, डी क्यू यूनिट्स ऑफ एक्स। ऐसे ही नेशन बी की बात करें तो नेशन बी ई क्यू यूनिट ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, इस ई क्यू, ई से लेके इस पूरी क्यू की यूनिट को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या बनाने के लिए, इस ओ क्यू क्वांटिटी को गुड एक्स की बनाने के लिए। तो डोमेस्टिक प्राइस रेशियो वाई का क्या बना, ओ क्यू जो उसने सेक्रीफाइस किया अपॉन ई क्यू जो उसने प्रोड्यूस किया यूनिट ऑफ एक्स। अब इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट हमारा कैसे डिसाइड होगा आफ्टर ट्रेड? यस, तो इंटरनेशनल प्राइस के टर्म्स ऑफ ट्रेड इज सेट एट अ न्यू रेट रिप्रेजेंटेड बाय द स्लाइड ओसी। हमने देख लिया कि ओसी पॉइंट पे हमारा इंटरनेशनल जो है रेट डिसाइड होगा, क्यों? क्योंकि हमने कहा था जहां ऑफर कर्व मीट करेंगे वहां पे हम डिसाइड कर लेंगे, तो हमने डिसाइड कर लिया ओसी। अब इस रेट पे नेशन ए कितनी इंपोर्ट कर सकता है, कितना, नेशन ए जो है वो सी से लेके क्यू तक इंपोर्ट कर सकता है, जबकि कितना खुद डोमेस्टिकली कर रहा था तो कितना कर रहा था, डी क्यू कर रहा था। अब वो इंपोर्ट कर रहा है तो वो कितना करेगा, सी क्यू यूनिट ऑफ वाई बाय एक्सपोर्टिंग द ओ क्यू, ओ क्यू एक्सपोर्ट करेगा और सी क्यू क्या कर लेगा, इंपोर्ट कर लेगा, ये इंपोर्ट कर लेगा, ये एक्सपोर्ट कर लेगा, कौन, नेशन ए। और नेशन बी कितना एक्सपोर्ट करेगा, नेशन बी एक्सपोर्ट करेगा सी क्यू क्वांटिटी किसकी, वाई की, सी से लेके क्यू क्वांटिटी किसकी, वाई की, टू इंपोर्ट ओ क्यू यूनिट्स ऑफ एक्स, ओ क्यू यूनिट्स ऑफ एक्स को इंपोर्ट करने के लिए। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं हमें कितना फायदा हुआ। नेशन बी तो सिर्फ कितना कर पा रहा है, सी क्यू, जबकि बिफोर ट्रेड वो कितना कर पा रहा था, ई क्यू कर पा रहा था ना, वो खुद प्रोड्यूस, ई से लेके क्यू तक पूरा कर पा रहा था, लेकिन अब बी का स्लोप यहाँ तक है तो फिर सी से लेके क्यू तक ही कर पाएगा। तो नेशन बी कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, सी क्यू यूनिट ऑफ वाई क्या इंपोर्ट करने के लिए, ओ क्यू यूनिट ऑफ एक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, द गेन फॉर अ कंट्री इज मेजर्ड बाय डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट इट गेट्स थ्रू ट्रेड वर्सेस इट कुड हैव प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, कि डोमेस्टिकली कितना प्रोड्यूस कर पा रहा था और ट्रेड से वो कितना कर पा रहा है, उसी का डिफरेंस तो हमें पता चलेगा कि हमें इतना क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो गेन फॉर नेशन ए, इट गेट्स सी क्यू इम्पोर्ट फॉर ओ क्यू एक्सपोर्ट, ए को ये फायदा है कि वो सी क्यू क्या कर पा रहा है, इंपोर्ट कर पा रहा है, किसके बदले में, ओ क्यू एक्सपोर्ट के बदले में, इंस्टेड ऑफ ओनली डी क्यू जो वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर पा रहा था। जो हमने ये ओ आर की लाइन बनाई थी डोमेस्टिक रेशियो की, उसमें तो ये सिर्फ कितना प्रोड्यूस कर पा रहा था डोमेस्टिकली, डी क्यू। तो इससे फायदा क्या हुआ, सी क्यू माइनस डी क्यू से फायदा कितने का हुआ, इस सी डी का उसे पूरा ए नेशन को क्या हो गया, फायदा हो गया। अब गेन फॉर नेशन बी हमारा क्या होगा, उसे कितना गिव अप करना पड़ रहा है, उसे कितना गिव अप करना पड़ रहा है ए नेशन बी नेशन को, दोबारा बता देती हूँ। यस यस, इट गिव अप सी क्यू एक्सपोर्ट, बी नेशन को कितना गिव अप करना पड़ रहा है, सी क्यू एक्सपोर्ट क्या करने के लिए, ओ क्यू क्वांटिटी को इंपोर्ट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ हैविंग इट प्रोड्यूस ई क्यू। खुद तो जो बी बना पा रहा था उसकी लाइन कहाँ थी, ओ से लेके एस तक थी ना उसकी लाइन, तो वो खुद कितना बना पा रहा था, ई से लेके क्यू तक वो बना पा रहा था। एक्सपोर्ट टू गेट द सेम ओ क्यू, इसी सेम ओ क्यू के लिए वो खुद कितना प्रोड्यूस कर रहा था, ई क्यू प्रोड्यूस कर रहा था। अब उसे कितना फायदा हुआ कि उसे ई क्यू प्रोड्यूस ना करने की वजह उसे सिर्फ कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सी क्यू।
क्वांटिटी तो वो जितनी इंपोर्ट कर रहा था ओ क्यू वो अभी भी उतनी कर रहा है, लेकिन यहाँ उसे फायदा हो गया कि उसे पहले डोमेस्टिकली ई से लेके क्यू तक प्रोड्यूस करना पड़ रहा था, अब उसे सिर्फ कितना प्रोड्यूस करना पड़ रहा है सी से लेके क्यू तक। ये उसको क्या हुआ, गेन हुआ क्या, टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, उसे सिर्फ कितना प्रोड्यूस करना पड़ रहा है सी क्यू, तो उसे फायदा टोटल कितना हुआ, ई से लेके क्यू तक उसे डोमेस्टिकली करना पड़ रहा था, और अब उसे सिर्फ कितना करना पड़ रहा है, ई से लेके क्यू तक वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा था, और अब उसे सिर्फ कितना प्रोड्यूस करना पड़ रहा है सी से लेके क्यू तक, तो उसे फायदा हुआ इस पूरे का, ई से लेके सी तक का उसे फायदा हुआ। किसको, नेशन बी को, और नेशन ए को हमने देखा कि सी से लेके डी तक किसको फायदा हुआ, नेशन ए को फायदा हुआ। तो ये क्या हो गया, गेन फ्रॉम ट्रेड। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व कैसे कैलकुलेट होता है, और इसका सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व इंट्रोड्यूस्ड बाय एच जॉनसन, और ये क्या शो करता है, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंपोर्ट टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन एक्सपोर्ट। उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं, मतलब चेंज इन इंपोर्ट अपॉन चेंज इन एक्सपोर्ट इनटू एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट। जैसे हम क्वांटिटी और प्राइस का करते थे कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ऐसे हम इलास्टिसिटी डिमांड की निकालते थे, ऐसे ही हम इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, कि चेंज इन इंपोर्ट अपॉन चेंज इन एक्सपोर्ट इनटू एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट। तो अगर हम इसे डायग्राम से देखें, दो कंट्री है, मान के चलो कि एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी, जो प्रोड्यूस कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। ए एक्सपोर्ट कर रही है क्लोथ का और इंपोर्ट क्या कर रही है, स्टील। तो वहीं बी क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी स्टील का और इंपोर्ट करेगी ए। अब हमें पता है कि ये दोनों के ऑफर कर्व हैं, एक हमने निकाला था ओ ए ऑफर कर्व किसका, ए का, और एक हमने निकाला था ओ बी ऑफर कर्व किसका, बी का। अब दोनों में हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इलास्टिसिटी जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कंट्री ए की कर रहे हैं, तो मतलब ओ से लेके ए तक हमारा कंट्री ए का ऑफर कर्व है, और उसमें हमें क्या देखना है, आर पे हमें इलास्टिसिटी देखनी है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी हमारी कैसी होती है, चेंज इन इंपोर्ट अपॉन चेंज इन एक्सपोर्ट इनटू एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट। तो इंपोर्ट में कितना चेंज आया, आर से लेके क्यू तक चेंज इन इंपोर्ट, अपॉन चेंज इन एक्सपोर्ट कितना है हमारा, क्यू से लेके ओ तक, इनटू एक्सपोर्ट हमारा कितना है, ओ क्यू, अपॉन इंपोर्ट कितना है, आर क्यू। तो अगर हम इसे कट करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, आर क्यू कैंसिल, क्यू ओ क्यू अपॉन क्यू, ये क्या होगा हमारा, ओ क्यू अपॉन, यस। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि जो हमारा न्यूमरेटर है, जो हमारी न्यूमरेटर अमाउंट है वो ग्रेटर देन है किससे, डिनोमिनेटर से। या सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें कि आर के राइट में इलास्टिसिटी क्या है, ज्यादा है, और आर के लेफ्ट में अगर हम देखें तो इलास्टिसिटी क्या है, इस साइड हमारी इलास्टिसिटी क्या है, कम है। यही कंफ्यूजन है इस बात का। ओके, नाउ अगर हम एस ऑफर कर्व बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप देखिए, चेंज इन इंपोर्ट अपॉन चेंज इन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में कितना चेंज आया, पीएस का, अपॉन चेंज इन एक्सपोर्ट में कितना आया, एसपी का। चेंज इन इंपोर्ट अपॉन चेंज इन एक्सपोर्ट इनटू एक्सपोर्ट हमारा कितना है, ये ओपी, और हमारा इंपोर्ट कितना है, ये पी से लेके पी डैश तक। तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमने क्या देखा, पीएस से पीएस कैंसिल, ओपी अपॉन हमारा क्या बचा, यहाँ पे पीपी आएगा, एसपी क्यों लिख रखा है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। चेंज इन इंपोर्ट हमारा कितना हुआ, पीएस, ये हमारा चेंज इन इंपोर्ट, अपॉन चेंज इन एक्सपोर्ट हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया पी से लेके P1 तक, इतना चेंज आया पी से लेके P1 तक। ठीक है, और एक्सपोर्ट हमारा कितना है, ये पूरा ओपी हमारा एक्सपोर्ट है, और अपॉन इंपोर्ट हमारा कितना है, इंपोर्ट है हमारा ये पूरा पीएस, ये पूरा हमारा क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। तो पीएस से पीएस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, ओपी अपॉन पीपी1। तो हमारे ग्रेटर क्या है, ओपी अपॉन पी से लेके P1 तक हमें क्या दिख रहा है, ये ग्रेटर देन 1 है। तो अगर आप देखो ओपी और पीपी1 में कंपैरिजन करो तो ओपी ग्रेटर है ना, ओपी ग्रेटर है तो ये क्या शो कर रहा है, न्यूमरेटर आपका ग्रेटर है, डिनोमिनेटर लेस है। तो अगर आप एस के राइट में सारे जा रहे हो तो वो क्या शो कर रहा है, इलास्टिसिटी ज्यादा है। और अगर आप एस से लेफ्ट में जाओगे, अगर आप क्या देख रहे हो कि अगर आप एस के राइट में जा रहे हो तो क्या है, इलास्टिसिटी है, और एस से लेफ्ट में आ रहे हो तो क्या है, लेस इलास्टिक है। ठीक है,
क्योंकि ओपी आपका क्या है, ग्रेटर देन है किससे, पीवी 1 से। तो कंक्लूजन अगर आपको समझना है तो क्या मतलब है इसका, कि इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वो क्या है, मोर इलास्टिक। क्योंकि इलास्टिसिटी डिपेंड करती है ऑन वेदर द कंट्री इज टू द राइट और द लेफ्ट टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ आर, ए के लिए, और हमने जो बी के लिए क्या देखा था, बी जो अभी कंट्री के लिए हमारा पॉइंट क्या था, एस। तो इलास्टिसिटी इसी चीज पे डिपेंड करती है कि वेदर द कंट्री उसके राइट में है या फिर कंट्री उस पॉइंट के लेफ्ट में है, उसी से इलास्टिसिटी डिटरमाइन होगी और उसी से हम एनालाइज करेंगे कि हमारा ट्रेड बिहेवियर दोनों कंट्रीज में कैसा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, मोर इलास्टिक है। ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व, और उसे अगर हम टर्म्स ऑफ ट्रेड के साथ रिलेट करें तो क्या कैसे करेंगे, द शेप ऑफ ऑफर कर्व क्या डिटरमाइन करती है कि हाउ मच टर्म्स ऑफ ट्रेड कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इम्पोजिंग टैरिफ ऑन इम्पोर्ट, कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे कितने इम्प्रूव हो सकते हैं अगर हम इम्पोर्ट पे क्या इम्पोज कर दें, टैरिफ इम्पोज कर दें। तो दो केस आते हैं, अगर कंट्री बीज ऑफर कर्व लेस देन है यूनिट इलास्टिक या फिर सिर्फ यूनिट इलास्टिक है, तो वर्थवाइल है बिल्कुल कि होम कंट्री क्या कर दे, टैरिफ बढ़ाए, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी लेस देन इलास्टिक है ना, मतलब चेंज तो होएगी नहीं, तो आप टैरिफ लगाओ, टैक्स लगाओ, इससे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगे, इंप्रूव होंगे, वेलफेयर बढ़ेगा। लेकिन अगर कंट्री का ऑफर कर्व मोर देन है यूनिट इलास्टिक, मतलब कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में बहुत जल्दी चेंज आ जाएगा, तो आप टैक्स नहीं लगा सकते, आपको टैरिफ या टैक्स क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएंगे, एडवर्स हो जाएंगे। बट आपको वेलफेयर तो ज्यादा होगा ना, वेलफेयर तो आप ज्यादा होगा, ज्यादा कर पाओगे, तो आपका क्या है, एडवर्स होगा क्या, आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो अगर हम एग्जांपल से समझते हैं, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो देखो, पहला केस है कि कंट्री ए का जो ऑफर कर्व है वो इलास्टिक है और कंट्री बी का ऑफर कर्व क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो ओ ए एंड ओ बी ऑफर कर्व के क्या हो गए, एक ओ ए ऑफर कर्व हो गया ए कंट्री का, ओ बी ऑफर कर्व हो गया किसका, बी कंट्री का। इनिशियल ट्रेड हमारा किस पे हो रहा है, जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं पॉइंट पी पे, जहां ओ ए का ऑफर कर्व ओ बी का ऑफर कर्व मीट कर रहा है। ए एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, ओ क्यू क्लोथ, ओ से लेके क्यू तक ए क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और पी से लेके क्यू तक क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है किसको, स्टील को। बी एक्सपोर्ट करता है स्टील को और इंपोर्ट करता है किसको, क्लोथ को। अब टैरिफ इंपोज हुआ, कंट्री ए ने टैरिफ इंपोज किया, तो टैरिफ इंपोज करने से ऑफर कर्व आपका शिफ्ट करेगा, तो आपका ऑफर कर्व शिफ्ट करा ओ से लेके ओ वन तक, तो आपका नया एक्सचेंज रेट तो कहाँ पे आ गया, जहां ए और बी का ऑफर कर्व मीट करेगा, तो वो आ गया किस पे, P1 पॉइंट पे। तो अब ए एक्सपोर्ट करेगा सिर्फ कितनी क्वांटिटी, इसी से ओ से लेके ओ क्यू वन तक की तो एक्सपोर्ट करेगा, और P1 से लेके Q1 तक क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा किसको, स्टील को। तो क्या टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे क्या हुए कि एट पॉइंट पी फॉर ए, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। तो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट कितनी है, पी क्यू, और एक्सपोर्ट कितनी है, ओ क्यू। ये तो हमारा हो गया पी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो ये हमारी लाइन होगी ओपी वाली, हमारा जो स्लोप बना ये पूरा ओ से लेके पी तक, ये बन गया हमारा स्लोप। लेकिन एट पॉइंट P1 फॉर ए, अब हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगे, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। तो अब हमारी नई क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट क्या हुई, P1 से लेके इस Q1 तक, और इंपोर्ट क्या हुई, O से लेके Q1 तक। तो ये हमारी होगी क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, ये होगी हमारी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। तो अब हमारा नई स्लोप ऑफ लाइन क्या बनी, O से लेके P1 तक, बस इतनी ही बनी हमारी स्लोप ऑफ लाइन। तो क्या शो कर रहा है, किसी स्लोप ऑफ लाइन हमारी दोनों में ही सेम है, इस लाइन को बस यहां तक रखा तो OP1 तक है, आगे बढ़ा दिया तो OP हो गया। तो सिंस स्लोप ऑफ लाइन हमारी OP से OP1 दोनों बराबर है, तो हमारा कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कोई टर्म्स ऑफ ट्रेड डेट्रॉइट नहीं होंगे फॉर कंट्री ए जिसने टैरिफ इंपोज किया है, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया था कि कंट्री ए भी इलास्टिक है और कंट्री बी भी इलास्टिक है, तो टैरिफ में कोई तो हमारे डिट्रॉइटेशन होंगे ही नहीं टर्म्स ऑफ ट्रेड में। तो टैरिफ हमारी इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है कि कितनी इलास्टिसिटी है फॉरेन के ऑफर कर्व की, कितनी जल्दी टैरिफ लगाने से, टैक्स लगाने से या प्राइसेस बढ़ने से हमारे ऑफर कर्व चेंज करेंगे। अगर ऑफर कर्व परफेक्टली इलास्टिक है तो टैरिफ डज नॉट इम्प्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि टैरिफ लगाने से कोई टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव नहीं होंगे क्योंकि वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जैसी प्राइस चेंज हुआ वैसी क्वांटिटी चेंज हो गई। तो वेलफेयर एंड ट्रेड बैलेंस डिपेंड करता है ऑन इलास्टिसिटी बिहेवियर ऑफ बोथ द कंट्रीज, कि दोनों कंट्री के इलास्टिसिटी बिहेवियर क्या है, एक्स के और वाई के, दोनों के। ठीक है। अब टैरिफ इम्पैक्ट अंडर डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व, कि अगर एक ही इलास्टिसिटी
कम है, ज्यादा है, और बी की इलास्टिसिटी क्या है। तो अगर अब हम देखें कि कंट्री ए का ऑफर कर्व इलास्टिक है और कंट्री बी का भी ऑफर कर्व इलास्टिक है, तो हमने देख लिया कि उससे क्या होगा, इलास्टिसिटी बराबर ही रहेगी, क्योंकि दोनों लाइन हमारी क्या हो गई, स्लोप, जो हमने अभी देखा कि स्लोप ओपी और ओपी वन सेम स्लोप पे है। ये जो हमने बनाया ये ओपी वन तक था, फिर ये पूरा ओपी हो गया। तो हमने क्या देखा, ये सेम स्लोप पे है तो कोई चेंज नहीं आया, टर्म्स ऑफ ट्रेड कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम इसको चेंज करके देखें, टैरिफ लगा के देखें, तो उस केस में क्या होगा। तो ये सारे मैंने पूरा एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि अगर ये बराबर स्लोप पे रहते हैं तो इलास्टिसिटी क्या रहेगी, 1। अगर इस साइड जाएंगे तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1। और अगर इस साइड कहीं भी जाएंगे तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। यस, कंट्री ए जो ऑफर कर्व है, कंट्री ए का ऑफर कर्व इलास्टिक है और कंट्री बी का ऑफर कर्व क्या है, यूनिट इलास्टिक है। तो एट पॉइंट पी फॉर ए हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगे, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। ऐसे ही P1 पॉइंट पे क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। अगर हम स्लोप देखें P1 Q1 अपॉन OQ Q1 का, क्योंकि ये पॉइंट तो सेम ही है। स्लोप ऑफ OP हमारी एक्सपोर्ट क्या है, PQ अपॉन OQ, जो हमने यहाँ देखे टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। तो PQ अपॉन OQ अगर हम देखें, OQ और PQ, ये हमने देखा क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ये हमारा इनिशियल लाइन रही, ठीक है। लेकिन उसके बाद P1 पॉइंट पे हमारी क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट कितना हो गया, P1 Q1, और हमारा क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट कितना हो गया, OQ1 तक, ये हमारा हो गया। तो अब स्लोप देखो, स्लोप हमारा OP1 का ज्यादा है ना, इस OP1 का स्लोप ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, OP के कंपैरिजन में। तो OP1 का स्लोप अगर ज्यादा है तो इसका मतलब P1 Q1 ग्रेटर है और PQ OQ से। सिंपल सा यहाँ पे भी दिख रहा है आपको कि P1 Q1 ग्रेटर है किससे, PQ से। तो ये क्या शो कर रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड एक के लिए क्या हुए हैं, इंप्रूव हुए हैं। अगर उसने टैरिफ लगाया है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो गए, इंप्रूव हो गए, टैरिफ लगाने से इसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्वेशन देखी कि अगर बाद में चलो मान लो P से P3 पे चला गया, इस P पॉइंट से कहाँ चले गए, P3 पे चले गए, कि अगर आपका ग्रोस बैटर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, बट जब आप P2 से P3 पे गए तो टोटल ट्रेड या वॉल्यूम आपका क्या करा है, वो फॉल करा है ना, कम हुआ है ना, ये और कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है, बिकॉज आपके इंपोर्ट क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन टैरिफ की वजह से, और एक्सपोर्ट भी फिर धीरे धीरे क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि आप इंपोर्ट कम कर रहे हो, एक्सपोर्ट भी कम होंगे। सो इन रेंजेस P से लेके P1 तक या P से लेके P2 तक इंपोर्ट स्टिल राइज इवन विद टैरिफ, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट क्या है, ग्रेटर देन 1 है। P से लेके P1 और P से लेके P2, P से लेके P1 और P से लेके P2 तक स्टिल आप देख सकते हो कि इलास्टिसिटी 1 या लेस देन 1 रही है। फिर उसके बाद क्या होगी, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो गई। तो अगर आपकी लेस देन 1 या 1 रही है तो इंपोर्ट आप स्टिल राइज कर सकते हो टैरिफ के साथ, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट क्या है आपकी, ग्रेटर देन 1 रहेगी फिर, ठीक है। और अगर इन इलास्टिक है तो क्या होगी, लेस देन 1, और इन इलास्टिक है और इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो होंगे इंप्रूव होंगे आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो क्योंकि आपका वेलफेयर रेज होगा, ठीक है। सो अगर आपको कंफ्यूजन में बताती हूँ तो क्या रहेगा, अगर दोनों के इलास्टिक इलास्टिक है, ए का भी बी का भी, या फिर इलास्टिक और यूनिट है, तो उस केस में क्या होंगे, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होंगे विद टैरिफ, टैरिफ के साथ आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड भी क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। वेलफेयर राइज करेगा तब तक जब तक आपके इंपोर्ट क्या ना हो जाए, इन इलास्टिक ना हो जाए, जब तक आपका वेलफेयर क्या करेगा, राइज करेगा। लेकिन बियॉन्ड दैट हायर टैरिफ्स हार्म बोथ ट्रेड वॉल्यूम एंड वेलफेयर। लेकिन अगर आप उसकी लिमिट को भी क्रॉस कर देते हो तो फिर आपका ट्रेड वॉल्यूम भी इफेक्ट करेगा और आपका वेलफेयर भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स ऑन स्मॉल कंट्रीज या पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, कि स्मॉल कंट्रीज पे क्या इफेक्ट आता है टैरिफ का। तो स्मॉल कंट्री मतलब जिसका इकोनॉमिक साइज कम है, जिसका फॉरेन ट्रेड शेयर कम है, मतलब वो मार्केट के या वर्ल्ड के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना ही अपने टर्म्स ऑफ ट्रेड वो चेंज कर सकता है। तो अगर वो टैरिफ लगाता है तो क्या होगा, उसके टैरिफ लगाने से कोई वर्ल्ड के प्राइस थोड़ा चेंज हो जाएंगे, नहीं होंगे, तो वर्ल्ड प्राइस रिमेन अनचेंज।
रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी रिमेन अनइफेक्टेड, किसी भी इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडस्ट्री इतनी छोटी है। हेंस पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज यूज्ड फोकस ऑन सिंगल प्रोडक्ट या मार्केट, इसलिए हम यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम ही लेते हैं क्योंकि इससे पूरी मार्केट को इफेक्ट ही नहीं होने वाला। क्या अजम्पशन ली पार्शियल में कि डिमांड और सप्लाई कर्व कंसीडर्ड ओनली फॉर द होम कंट्री जो टैक्स इंपोज कर रही है, टैरिफ इंपोज कर रही है। कर्व आपका कांस्टेंट है, ना कंज्यूमर टेस्ट में चेंज, ना प्राइस में, ना मनी इनकम में। नो टैरिफ ऑन इंपोर्ट ऑफ इनपुट या मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गिवन कमोडिटी, कि जो ये कमोडिटी बना रहे हैं स्मॉल कंट्री, जो भी कमोडिटी बना रही है एक्स वाई जेड, तो उस पर कोई टैरिफ नहीं है। इसके लिए कोई रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट किया तो उस पर कोई टैरिफ नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। और इंपोर्टेड एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स क्या है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। तो की पॉइंट क्या है, फॉर अ स्मॉल कंट्री टैरिफ इफेक्ट्स ओनली द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट द वर्ल्ड प्राइसेस और टर्म्स ऑफ ट्रेड। Hence, partial equilibrium analysis is most suitable for small countries. अब partial equilibrium effect of trade क्या आता है, देखो ध्यान से समझना क्योंकि यहीं हम डेड वेट लॉस का भी डिस्कशन करेंगे इसी डायग्राम को लेके। तो इनिशियल सेटअप अगर हम देखें तो डोमेस्टिक डिमांड कितनी है, डोमेस्टिक डिमांड है आपकी ये dx और डोमेस्टिक सप्लाई आपकी क्या है sx। वर्ल्ड प्राइस आपके क्या चल रहे हैं, ये ओपी आपके क्या है, वर्ल्ड प्राइस है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपकी कितनी है, ओ से लेके एम तक आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इतना आप सप्लाई कर पा रहे हो ना, ये सप्लाई लाइन है, तो आप यहाँ तक क्या कर रहे हो, ओ से लेके एम तक सप्लाई कर रहे हो। और डिमांड कितनी है, ये पूरी ओ से लेके के तक, तो आपकी क्या है डिमांड। ओ एम आप सप्लाई कर रहे हो और आपकी डिमांड है ओ के, तो आपको ये बची हुई अमाउंट ये एम से लेके के तक क्या करनी पड़ेगी, ये आपको क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी कंट्री में सिर्फ सप्लाई तो आप इतना कर पा रहे हो और आपकी डिमांड कहाँ तक जा रही है, के तक जा रही है। तो बचा हुआ जो ये पूरा बीच का गैप है ये सारा आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब अगर टैरिफ लग जाता है तो टैरिफ लगने से क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। टैरिफ लगने से प्राइसेस क्या करेंगे, राइज करेंगे। तो ओपी से प्राइसेस राइज होके क्या हो गए, ओपी, आपके टैरिफ अमाउंट ये पी से लेके पी डैश तक टैरिफ लगा, तो अब आपके प्राइसेस क्या हो गए, ओपी डैश हो गए, क्योंकि इसमें ये डोमेस्टिक प्राइस, ये वर्ल्ड प्राइस भी आपका आ गया और ये टैरिफ भी आ गया, ठीक है। अब ये प्राइस बढ़ने से क्या होगा, प्राइस बढ़ने से ये होगा कि प्रोडक्शन जो है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, अब प्राइस बढ़े तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब सप्लाई कितनी कर दी, ओ से लेके एन तक, अब ये सप्लाई लाइन है ना, तो इस ओ से लेके एन तक क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। और कंजम्पशन सिर्फ कितनी हो रही है, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, तो कंजम्पशन सिर्फ कितनी होगी, जे तक, सीधी सी बात है। तो डोमेस्टिक डिमांड डिक्रीजेस क्योंकि प्राइसेस ज्यादा हो गए, तो नई कंजम्पशन अब सिर्फ ओजे तक जाएगी। तो इंपोर्ट जो हम एम से लेके के तक पूरा इंपोर्ट कर रहे थे, अब सिर्फ कितना इंपोर्ट करेंगे, सिर्फ ये एनजे इंपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि इतनी तो इन्होंने सप्लाई भी बढ़ा दी और इतनी डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। तो ये बची हुई ये जो बीच की अमाउंट है, यही क्या होगा, सिर्फ यही पैसा जो है, सॉरी यही प्रोडक्शन जो हम क्या करेंगे, सिर्फ इंपोर्ट करेंगे। समझ में आया, दोबारा समझाऊं, पहले सिर्फ कितना कर रहे थे, ओ से लेके एम तक, जब तक कोई टैरिफ नहीं लगा, और ये ओ से लेके के तक पूरी क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो ये बचा हुआ जो बीच का था एम से लेके के तक, इसलिए क्या करना पड़ा, इंपोर्ट। अब प्राइसेस बढ़े, ये P1 तक चले गए वर्ल्ड प्राइसेस, तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ी तो ये सप्लाई बढ़ के कितनी हो गई, ओ एम तक। अब यहाँ देख रहे हो ओ एम तक पूरी क्या हो गई, सप्लाई। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, तो डिमांड कम होगी कितनी हो गई, ओजे तक, ये डिमांड हो गई। तो अब सिर्फ इंपोर्ट कितना होगा, इतना होगा। तो ये जो बीच का ये जो पॉइंट है, ये सब क्या है, ये डेड वेट लॉस है, लॉस हुआ ये तो, जो अभी आगे समझेंगे भी। तो किंडलबर्गर इकोनॉमिक इफेक्ट क्या कहता है, सबसे पहले है आपका प्रोटेक्टिव इफेक्ट। अगर प्रोटेक्टिव इफेक्ट लगाएं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से समझना। 2020 जो अपना कैंसिल वाला पेपर था ना, उसमें उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। So definition: the increase in domestic production of import substituting goods due to tariff, कि टैरिफ लगाने से आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट क्या डालते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा डोमेस्टिक प्राइस होंगे वो उतने ही ज्यादा प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल होगा, इंसान उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा क्योंकि प्राइसेस बढ़े हैं। सो इंक्रीज इन डोमेस्टिक सप्लाई, जो हमने अभी यहाँ पे देखा कि एम से लेके एन तक हमारी क्या हो गई, ये हमने सप्लाई क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, क्योंकि हमारे प्राइसेस क्या हो गए, राइज हो गए। कंजम्पशन इफेक्ट हमने देखा कि वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर क्या सोचता है कि प्राइस के बढ़ने से वो अपनी डिमांड को क्या करेगा, कम करेगा। जो कि हमने क्या देखा कि ओ से लेके के तक वो डिमांड कर रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी ये जे के डिमांड को क्या किया, कम किया, और वो सिर्फ ओ से लेके जे तक ही क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है।
तो किंडलबर्गर के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो आते हैं आपके वो पॉजिटिव होते हैं, कंजम्पशन इफेक्ट क्या आते हैं आपके नेगेटिव आते हैं, क्योंकि रिडक्शन जो होता है हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, क्योंकि प्राइसेस क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव है कंज्यूमर के वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पूरा ट्रेड इफेक्ट हम देखें तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट प्लस कंजम्पशन इफेक्ट, ये पूरा ट्रेड इफेक्ट है। मतलब एम एन और जे के, एम एन और ये जे के, ये पूरा क्या है, ये पूरा इफेक्ट ही तो आया है ना, ये ट्रेड की वजह से इफेक्ट आया है। वेलफेयर इफेक्ट क्या होगा कि चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस का तो नेगेटिव है ना, नुकसान हुआ है, क्योंकि अब तो से एरिया क्या मिल रहा है, पी एफ, जो उसे ये जो पूरा एरिया मिल रहा है पी पी एफ एच पी, एक सेकेंड, ये पी एफ एच पी कैसे आ गया, अच्छा ई एफ जी एच, एक सेकेंड, द एरिया रिप्रेजेंट द टोटल लॉस ऑफ वेलफेयर फॉर कंज्यूमर ड्यू टू हाई प्राइसेस। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ है, कंज्यूमर का लॉस हुआ है, पी एफ एच, ये पूरा का पूरा क्या हुआ है, कंज्यूमर का लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है कंज्यूमर का। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करके बता देती हूँ कि कंज्यूमर का कितना लॉस हुआ है, कंज्यूमर सरप्लस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, क्योंकि ये जो पूरी अमाउंट है पी से लेके एफ से लेके एच से लेके पी डैश तक, ये पूरा क्या है, ये मेजरमेंट शो कर रहा है कि पूरा कंज्यूमर का लॉस है। दिस एरिया रिप्रेजेंट द टोटल लॉस ऑफ वेलफेयर फॉर कंज्यूमर, क्योंकि प्राइसेस आपके बढ़े, क्योंकि आपकी डिमांड क्या हो गई, और कम हो गई। अगर हम इसको और ब्रेक डाउन करें कंज्यूमर के सरप्लस लॉस को, तो उससे हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो पूरा था पी से लेके एफ से लेके एच से लेके पी डैश तक, ये पूरा का पूरा क्या है, कंज्यूमर लॉस है। और इसे अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूट करें टू द अदर पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी कि नेट डेड वेट लॉस कितना आया, कि प्रोड्यूसर का कितना आया, एडिशनल प्रोडक्शन कितनी हुई, टैरिफ से कितना रिवेन्यू आया, और नेट डेड वेट लॉस कितना हुआ, तो हम इस पूरे एरिया में डिवाइड कर सकते हैं इन सबके बीच में कितना कितना लॉस हुआ। तो प्रोड्यूसर सरप्लस को कितना गेन हुआ है, प्रोड्यूसर सरप्लस को ये पूरा गेन है, पी बी ए और पी डैश, ये पूरा का पूरा किसको फायदा हुआ है, ये पूरा का पूरा फायदा हुआ है प्रोड्यूसर को, क्योंकि वो तो पहले ओ एम प्रोड्यूस कर पा रहा था, अब वो एन तक प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो ये फायदा हुआ प्रोड्यूसर को। ये डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है आपके उसमें पैराग्राफ में। कॉस्ट ऑफ एडिशनल प्रोडक्शन हमारी कितनी आई, ये पूरी ए, ये दिखाना पड़ेगा ना, ये आपको समझ में आ गया, ये पूरा ए बी सी, ये आपकी क्या आई, एडिशनल प्रोडक्शन आई, क्योंकि आप सिर्फ एम तक प्रोड्यूस कर पा रहे थे, अब आप एन तक प्रोड्यूस करोगे, तो आपकी एडिशनल प्रोडक्शन कितनी हुई, ए बी सी तक, ठीक है। गवर्नमेंट टैरिफ रिवेन्यू कितना हुआ, गवर्नमेंट टैरिफ रिवेन्यू ये पूरा हुआ, ये पूरा का पूरा टैक्स का पैसा, ए सी जी से लेके एच तक, ये पूरा का पूरा फायदा किसका है, सरकार का फायदा है, इतना सरकार ने रिवेन्यू कलेक्ट कर लिया इम्पोर्ट वो टैरिफ लगा के, ठीक है, इम्पोर्ट करके इस एनजे को इम्पोर्ट किया ना पूरा, क्योंकि इतनी डिमांड आई, इतनी डिमांड, इतनी सप्लाई हुई, इतनी डिमांड कम हो गई, तो ये बचा हुआ पार्टी इम्पोर्ट कर रहे थे, तो गवर्नमेंट के टैरिफ रिवेन्यू हो गया। तो नेट डेड वेट लॉस हमारा कितना हुआ है, नेट डेड वेट लॉस तो हमारा ये जो ये एरिया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एरिया ऑफ एचडीएफ, ये पूरा प्योर वेलफेयर लॉस हुआ, क्योंकि हमारी कंजम्पशन क्या हो गई, कम हो गई टैक्स लगाने से। तो फंडामेंटल इक्वेशन हमारी ये पूरी है, पी एफ एच से लेके पी डैश तक, ये पूरी हमारी पूरा ये डिवीजन हुआ, और इस डिवीजन को हमने डिवाइड किया कि इतना हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस का फायदा हुआ, इतना हमारी एडिशनल, इतना हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस का फायदा हुआ, इतनी हमारी एडिशनल कॉस्ट आई, ये जो पूरा एरिया था, इतना गवर्नमेंट ने रिवेन्यू काम कमाया, और इतना क्या है, कंज्यूमर का लॉस हो गया, ठीक है, नेट डेड वेट लॉस जो हुआ, समझ में आया अच्छे से। नाउ तो वही वही एरिया है कि ग्रोस हमारा कितना डेड वेट लॉस हुआ है, ये एबीसी, क्योंकि इससे हमारे प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ी, और ये हमारा एचडीएफ जिससे हमारे कंज्यूमर का लॉस हुआ। तो ग्रोस डेड वेट लॉस हमारा कितना हुआ कि इतनी तो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ी, क्योंकि अब हम ओएम से ओएन तक प्रोड्यूस करने लगे, और इतना हमारे कंज्यूमर ने अपनी डिमांड को ओके से ओजे तक कर दिया। तो ग्रोस डेड वेट लॉस हमारा कितना होगा, एबीसी से लेके एचडीएफ तक, ये हमारा क्या हुआ, ग्रोस डेड वेट लॉस। ये वो डेड वेट लॉस है दैट कॉस्ट टैरिफ टू रिड्यूस ओवरऑल सोशल वेलफेयर, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल सोशल वेलफेयर क्या हुआ, कम हुआ। सो द गेन टू प्रोड्यूसर एंड द गवर्नमेंट आउटवे बाय द लार्जर लॉस टू कंज्यूमर एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। गेन जो हुआ प्रोड्यूसर को, हमने कहा कि गेन हुआ, उसने ज्यादा कमाया, और जो ये गवर्नमेंट को फायदा हुआ,
ये बहुत आउटवे कर गया, क्योंकि हमें ज्यादा लॉस तो यहाँ पे हो गया कि कंज्यूमर और इकोनॉमी की इनएफिशिएंसी के कारण। तो अगर हम रिवेन्यू इफेक्ट देखें बाद में, तो रिवेन्यू इफेक्ट तो हमारा पॉजिटिव आया, क्योंकि गवर्नमेंट का रिवेन्यू कलेक्शन तो बढ़ा है हमारा, पी डैश से लेके एनजे तक। ये पूरा ये पूरा तो सरकार को फायदा हुआ ना, क्योंकि सरकार इंपोर्ट इंपोर्ट हुआ है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा एरिया ACGH वाला, ये जो एनजे इंपोर्ट बढ़ने के कारण ये जो पूरा एरिया है, ये किसका फायदा है? ये हमारा रिवेन्यू का क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट है। तो क्वेश्चन आपको आता है कि रिवेन्यू से क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होगा, कंजम्पशन से क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होगा, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस को क्या होगा, ट्रेड इफेक्ट क्या आएगा, प्रोडक्टिव इफेक्ट आपके पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कंजम्पशन इफेक्ट आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? रिवेन्यू इफेक्ट हमारा क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि सरकार को फायदा हुआ। अब अगर इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट देखें, तो टैरिफ ने इनकम को क्या कर दिया? रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कंज्यूमर से अब इनकम कहाँ चली गई? प्रोड्यूसर। क्योंकि कंज्यूमर पहले ओ से लेके के तक डिमांड कर पा रहा था, अब कंज्यूमर सिर्फ ओ से लेके जे तक डिमांड कर पा रहा है। और जो प्रोड्यूसर ओ से लेके एम तक प्रोड्यूस कर पा रहा था, वो प्रोड्यूसर अब ओ से लेके एन तक प्रोड्यूस कर रहा है। तो टैरिफ से फायदा ये हुआ कि कंज्यूमर से जो फायदा था वो कहाँ चला गया? प्रोड्यूसर के पास। क्योंकि प्रोड्यूसर अब ओ पी पैसा नहीं लेगा लोगों से, वो ओ पी डैश पैसा लेगा। तो प्रोड्यूसर रिसीव अ हायर प्राइस ओपी डैश, जिसकी वजह से गेन होगा किसमें? प्रोड्यूसर सरप्लस में। तो ये जो गेन है वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ये जो कंज्यूमर सरप्लस का नुकसान हुआ, जिसने कम डिमांड करी, वो सारा का सारा फायदा किसके पास चला गया? प्रोड्यूसर के पास। तो स्टॉकलेस-एमल्सन थ्योरम के कहती है द इफेक्ट आल्सो रिडिस्ट्रीब्यूट इनकम बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर को अब मिलेगा, कैपिटल को मिलेगा, बट ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है जो हम अभी नहीं कर रहे हैं। बट मैं इतना बता रही हूँ कि स्टॉकलेस-एमल्सन थ्योरम भी यही कहती है कि इसका इस इफेक्ट से, टैरिफ के इफेक्ट से रिडिस्ट्रीब्यूट होती है इनकम। तो नेट गेन फॉर प्रोड्यूसर क्या हुआ? एडिशनल प्रोडक्शन करी अब उसने एमएन तक, जिसकी वजह से उसकी एक्स्ट्रा ये पूरी कॉस्ट आई, जो उसने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करी उसकी वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट आई। तो नेट एडिशन हुआ किसको? प्रोड्यूसर सरप्लस को। डिफरेंस बिटवीन एडिशनल रेवेन्यू एंड द एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हमने किसे रिप्रेजेंट करी, ये पूरा क्या हो गया? फायदा हो गया किसको? प्रोड्यूसर को। क्लियर है? यहाँ तक तो उसे हो ही रहा था, यहाँ तक तो उसे हो ही रहा था मान लो, लेकिन ये वाला फायदा भी तो हो गया ना। तो ये पूरा ही फायदा किसको हो गया? प्रोड्यूसर को। टर्म्स ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें, तो इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन रिलेटिव प्राइस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट कंपेयर टू इंपोर्ट, जो हम देख चुके। क्या मैकेनिज्म चलता है कि टैरिफ रिड्यूस इंपोर्ट डिमांड इन द इम्पोजिंग कंट्री, जिसने इम्पोज किया है। दिस लार्जर रिडक्शन इन डिमांड कैन क्रिएट ओवर सप्लाई इन एक्सपोर्टिंग कंट्री, क्योंकि अगर डिमांड में इतना कमाएगा तो सप्लाई ज्यादा रहेगी, क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा। टू सेल देयर गुड्स, एक्सपोर्टिंग कंट्री को क्या करने पड़ेंगे? अपने एक्सपोर्ट के प्राइस कम करने पड़ेंगे। और रिजल्ट क्या होगा कि इंपोर्टिंग कंट्री का टर्म्स ऑफ ट्रेड इंपोर्ट होगा, क्योंकि अब उसे कम पैसा दे करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने प्राइसेस क्या कर दिए? कम कर दिए। ठीक है। सो क्या इफेक्ट है? दिस इफेक्ट इज द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमल टैरिफ। ठीक है, कि कितना ऑप्टिमल टैरिफ जो है वो लगाना चाहिए, वो जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ कंपटीशन इफेक्ट क्या आया? द इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ ऑन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर्सेस फॉरेन राइवल। शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो ये आएगा कि टैरिफ मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव, आर्टिफिशियली इंक्रीज होंगे कॉम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिक मार्केट की लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की लोकल मार्केट में। और लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें तो किंडलबर्गर के व्यू से द प्रोटेक्शन कैन मेक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फैट एंड इनएफिशिएंट। ये चीज ध्यान रखना, इस प्रोटेक्शन से प्रोड्यूसर इनएफिशिएंट बनता है, क्योंकि आपने उसे इंटरनेशनल कंपटीशन से बचा लिया। अब उसके पास कोई लालच नहीं है कि वो इनोवेट करे, अपनी कोस्ट कम करे, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करे। तो अल्टीमेटली रिड्यूसिंग देयर लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस। तो कॉम्पिटिटिव इम्पैक्ट किंडलबर्गर के हिसाब से क्या होगा? रिड्यूस करेगी उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को। इनकम या एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट की अगर हम बात करें, टैरिफ शिफ्ट डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम फॉरेन गुड्स टू डोमेस्टिक गुड। फॉरेन गुड्स से किस तरफ जाएंगे? अगर टैरिफ लगेगा तो लोग फिर फॉरेन गुड नहीं खरीदेंगे, क्योंकि टैक्स लग रहा है, वो डोमेस्टिक गुड की तरफ जाएंगे। तो इफेक्ट डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त मार्केट में क्या चल रही है। अगर बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है तो टैरिफ से क्या होगा? डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, जिससे डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो तो टैरिफ से तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से एलोकेशन होगा, मिसयूज होगा रिसोर्सेज का। एज प्रोड्यूसर आर इंसेंटिवाइज्ड टू शिफ्ट रिसोर्सेज फ्रॉम एफिशिएंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री टू लेस एफिशिएंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि अब प्रोड्यूसर को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो टैरिफ से अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो वो अच्छा होगा। तो ध्यान रखना, अगर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो इंप्रूवमेंट होंगे हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड और ओवरऑल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट
क्योंकि हमारी इंपोर्ट की वैल्यू क्या हो गई, कम, क्योंकि टैरिफ ने इंपोर्ट को क्या बना दिया, एक्सपेंसिव, जिससे हम कम इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट तो हम जो कर रहे हैं वही करेंगे। तो अगर इंपोर्ट कम हुआ तो उससे हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होंगे, इंप्रूव होंगे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी। अब बात करते हैं ऑप्टिमल टैरिफ की। तो ऑप्टिमल टैरिफ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्पेसिफिक टैरिफ दैट मैक्सिमाइज द नेशन वेलफेयर ऑफ अ लार्ज कंट्री, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रही है वर्ल्ड के प्राइसेस को। सो आपको क्या करना है, बैलेंस करना है दो अपोजिंग इफेक्ट में, टर्म्स ऑफ ट्रेड गेन कितना हुआ और डेड वेट लॉस कितना हुआ। गेन का मतलब कि आपको बेनिफिट कितना हुआ, फोर्सिंग डाउन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट, और आपकी एफिशिएंसी लॉस कितनी हुई, डिस्टॉर्टिंग द प्रोडक्शन और कंजम्पशन। ठीक है, तो बैलेंसिंग एक्ट हमें देखना है कि हमें कितना गेन और कितना लॉस है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि जो डिफरेंस है उसको मैक्सिमाइज करना, मतलब गेन और डेड वेट लॉस, ये जितना ज्यादा इसका डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। गेन हमें कहाँ दिख रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय एरिया QRGC। QRGC एक जो ग्रीन वाला है ये हमारा क्या है, ये पूरा हमें क्या शो कर रहा है, गेन, क्योंकि ये बेनिफिट हुआ बाय पेइंग लेस फॉर इंपोर्ट। और लॉस हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हमारा एरिया था ABC का जो स्काई ब्लू से है, प्रोडक्शन की इनएफिशिएंसी क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ी, और HGF ये जो हमारा है कंजम्पशन की इनएफिशिएंसी, जो कंज्यूमर को नुकसान हुआ, ये है हमारा लॉस। तो क्या लॉजिक है इस कर्व के पीछे, कि इफेक्ट क्या आता है स्मॉल टैरिफ का, गेन हमें क्या है, स्मॉल होगा पर यूनिट गेन, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होगा ट्रेड का। अ स्मॉल टर्म्स ऑफ ट्रेड गेन अप्लाइज टू स्टिल लार्ज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, और लॉस हमें क्या करना है, कम से कम करना है। Only a small price increase and a small reduction in trade leading to a small net weight loss. अगर कोई थोड़ा चेंज आ रहा है तो उससे net weight loss भी क्या होगा, कम होगा। रिजल्ट हमें क्या चाहिए, कि नेट गेन जो हमारा वेलफेयर है वो इंक्रीज हो अबव द फ्री ट्रेड लेवल। तो क्या इफेक्ट आता है हाई टैरिफ का गेन पे, गेन अगर हमारी लार्ज पर यूनिट कर रही है, वॉल्यूम कम है, तो लार्ज टर्म्स ऑफ ट्रेड गेन अप्लाइज टू अ सिवियरली रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट। कम ही हमारा इंपोर्ट कम ही रिड्यूस हो पाएगा, और लॉस हमारा लार्ज, अगर एक लार्ज प्राइस इंक्रीज होते हैं एंड ए लार्ज रिडक्शन इन ट्रेड लीडिंग टू अ लार्ज डेड वेट लॉस, अगर बहुत ज्यादा ट्रेड में कमी आ जाएगी तो ज्यादा डेड वेट लॉस होगा। तो हमें क्या चाहिए, रिजल्ट हमारा इससे क्या आएगा, कि नेट लॉस वेलफेयर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रोहिबिटिव जो हमारे टैरिफ होते हैं उसके क्या इफेक्ट होते हैं, ये सारे ट्रेड्स को ही एलिमिनेट कर देता है। इसकी वजह से गेन हमारा क्या होगा, जीरो, मतलब नो ट्रेड, नो टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर आप ट्रेड ही नहीं करोगे तो क्या टर्म्स ऑफ ट्रेड के गेन होंगे। और लॉस हमारा क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि हमें जितना फायदा मिलने वाला था वो हमें नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट क्या है, अगर आप ट्रेड ही नहीं करोगे तो ना फायदा ना नुकसान। तो वेलफेयर फॉल बैक्स टू द ऑटार्की लेवल, मतलब हम बिना ट्रेड के खुश हैं, हम अपने में खुश हैं, हमें जरूरत नहीं है, अपने आप को दूर रख रखा है हमने सबसे, विच इज लोअर देन अंडर फ्री रेट। तो वो तो करने से भी बेकार है कि आप खाली ही बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा है कुछ कर लो, वही बात है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये रिलेशनशिप बिटवीन टैरिफ रेट एंड नेशनल वेलफेयर को हम जो है यू शेप से शो करते हैं, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, टैरिफ रेट, और वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा है, नेशन का वेलफेयर। क्या पॉइंट है, ये जो हमारा जीरो है ये क्या शो कर रहा है, फ्री ट्रेड, मतलब वेलफेयर इज एज इट्स फ्री ट्रेड लेवल। और ये जो पीक है वो क्या शो कर रहा है, कि ऑप्टिमम टैरिफ रेट क्या हो, कि हमारा वेलफेयर क्या हो, ये हमारा ऑप्टिमम टैरिफ हो जहाँ पे हमारा वेलफेयर क्या हो, मैक्सिमाइज हो। और ये जो हमारा पी पॉइंट है ये हमारा क्या शो कर रहा है, प्रोहिबिटिव टैरिफ, कि वेलफेयर रिटर्न्स टू द ऑटार्की लेवल, कि ऐसा ही ना हो कि हम इतने वो टैक्स वगैरह लगा दें कि हम फिर ऑटार्की में चले जाएं, कि हमें कुछ करना ही नहीं, ट्रेड ही नहीं करना। और बियॉन्ड पी अगर चले जाए तो इंक्रीजिंग टैरिफ फर्दर हैज नो इफेक्ट एज ट्रेड इज ऑलरेडी जीरो। अगर हम प्रोहिबिटिव की एक लिमिट है उससे भी ज्यादा अगर हम टैक्स लगाते जाएं तो उससे ट्रेड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑटार्की लेवल पे चले गए कि भाई हमें ट्रेड ही नहीं करना, इतना नुकसान हो रहा है उससे अच्छा हम ट्रेड ही ना करें। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता देना। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। और जिसको भी नोट्स वगैरह परचेज करने हैं या फिर अगर आपको मॉक टेस्ट करने हैं तो वो आप शेयर कर देना, मेल कर देना मुझे।